हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैट एग्ज़ाम की। पैट एग्ज़ाम आपका 15-16 डेट को है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। यूपी ट्रिपल एस सी से कंडक्ट कराती है और यूपी ट्रिपल एस सी से जितने भी एग्ज़ाम जुड़े हुए हैं आप तभी दे सकते हैं जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा तो अगली बार ज़रूर भर दें। इसमें आप बीडीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है, लेखपाल, ये सारे कई एग्ज़ाम हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराती है, स्वास्थ्य विभाग के भी रिलेटेड हैं। तो आप तभी दे सकते हैं जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इतिहास की बात करेंगे इस सिलेबस से। तो इतिहास में क्या है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। आप बस सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि शायद मैं लिख कर ना बता पाऊँ हर चीज़, तो आप सुनने पर ध्यान देना कि कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद करना। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है ये उस समय को कहते हैं जो बहुत पुराना समय है, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य कोई भी उपलब्ध नहीं है इसके, और पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो उपलब्ध हैं। जैसे कि हमें पत्थर मिल गए, ठीक है, जो आदिवासी लोग यूज़ करते थे, या उनने गुफाओं पर जो चिन्ह वगैरह बनाए थे वो हमें मिल गए। तो ये आ जाते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। अब हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल में, जिसमें हमें लिखित व पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं पर पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब अब इसमें क्या है कि हमें लिखित भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है, कुछ हमें पांडुलिपियाँ वगैरह मिली हैं लिखी हुई, ठीक है, और पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि हमें पत्थर वगैरह, औजार वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मिली हैं, लेकिन हम उन साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए अभी तक। ठीक है, ऐसी कोई टेक्निक आई नहीं जिससे हम उन चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें कि वो क्या लिखे हैं। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें दोनों चीज़ें मिली हैं और दोनों दोनों ही चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब ऐसी लिपि देखने को मिली है जिसे हम पढ़ चुके हैं। जैसे अशोक का टाइम जो है, अशोक ने जो लिपियाँ वगैरह लिखी थी अपनी भाषा में, ठीक है, उन्हें हम पढ़ चुके हैं। तो ये ऐतिहासिक काल में आ जाता है। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, ठीक है, दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ भी सके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं। तो यह 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। अब जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल था, जिसके हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, इसे हमने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 3 भाग थे? तो पहला था आपका पुरापाषाण काल, जिसका अगर हम समय देखें तो 2 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व तक था। दूसरा था आपका मध्यपाषाण काल, जिसका समय था 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा था आपका नवपाषाण काल, जिसका समय था 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर अभी तक का जो समय है, ठीक है, वो नवपाषाण में आ जाता है। तो ये चीज़ें थी, 3 भागों में बांटा गया। अब पुरापाषाण से क्वेश्चन क्या बनेगा कि पुरापाषाण युग के जो मानव थे उनकी जीविका का स्रोत क्या था। ठीक है, वो जीविका कैसे चलाते थे? उनकी जीविका का स्रोत था शिकार। ठीक है, वो शिकार करते थे क्योंकि आदिवासी थे, उन्हें लिखना पढ़ना कुछ आता नहीं था, घर वर बनाना कुछ आता नहीं था। ठीक है, आदिवासियों की तरह इधर से उधर घूमते थे, तो उनकी जीविका का जो मुख्य स्रोत था वो था शिकार। अगर मध्य युग की बात की जाए तो मध्यपाषाण युग के मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था? तो उन्होंने मध्य युग में क्या था, खेती करना सीख लिया था। तो अब इनके जो जीविका का मुख्य स्रोत होगा वो होगा शिकार और खेती करना। और अगर हम नवपाषाण को भी इसमें जोड़ दें तो नवपाषाण युग के अगर मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत देखें तो शिकार भी हो सकता है, खेती भी हो जाएगा और पशुपालन भी हो जाएगा, क्योंकि पशुपालन भी उसने शुरू कर दिया था। अब हम बात करें कि पुरापाषाण का प्रथम आविष्कार क्या था। जो पुरापाषाण समय चल रहा था उस समय का प्रथम आविष्कार क्या था? तो आग की खोज। ठीक है, जो पुरापाषाण के लोग थे उन्होंने आग की खोज कर ली थी, लेकिन आग का प्रयोग करना उन्हें नहीं आया था। आग का प्रयोग करना उन्हें कब आया? तो नवपाषाण युग जब चलने लगा तब उन्होंने आग का प्रयोग करना सीखा, लेकिन आग की खोज कब कर दी? तो जब पुरापाषाण का समय चल रहा था तब आग की खोज हो चुकी थी। अब याद करने वाली चीज़ ये है कि 1863 में भारत में पहले पुरापाषाण पत्थर की खोज की थी, और किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस ने, फुट ने। ठीक है, तो इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने पहले 1863 में सबसे पहले भारत में पुरापाषाण पत्थर की खोज की थी। किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट इनका नाम है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था। अगर पूछा जाए कौन सा स्थान ऐसा था भारत में जहाँ पर मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था, तो बुर्ज होम एक जगह थी कश्मीर में। उस समय पुरापाषाण समय की बात हो रही, जब पुरापाषाण काल चल रहा था, तो उस समय बुर्ज होम जो कश्मीर में था उस समय मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रचलन था। अब हम बात करें मध्यपाषाण काल की, तो अगर पूछा जाए कि मध्यपाषाण काल का एग्जाम्पल क्या है, कि कौन सा स्थान है जहाँ पे मध्यपाषाण काल के हमें अवशेष मिले, तो संदाबो गुफा इस समय की है, जो कि इस समय पाकिस्तान में संदाबो गुफा, जो कि मध्यपाषाण काल के वहाँ पे अवशेष मिले हैं। अब याद रखना कि उत्तर प्रदेश में मध्यपाषाण काल के कौन सी जगह थी जहाँ पर उनके अवशेष मिले हैं? तो 2 जगह थी, एक था चौपानी मांडो और दूसरा था आपका दमदमा। दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और यहाँ पर मध्यपाषाण काल के जो अवशेष थे वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दमदमा जगह का नाम है
और चोपानी मांडू 2 जगह हैं, याद रख लेना इस चीज़ को, उत्तर प्रदेश में ये स्थित हैं। अगर क्वेश्चन आता कि पुरापाषाण काल में कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते थे, तो कुल्हाड़ी, गंडसा, बिदारणी, खंडक, ठीक है, ये सारे जानवरों को मारने के लिए यूज़ किए जाते थे और ये पुरापाषाण काल में यूज़ किए जाते थे। ठीक है, कुल्हाड़ी है, गंडसा है और बिदारणी है, खंडक है, ये सारे यूज़ किए जाते थे। और आग का प्रयोग करना मैंने बताया कि मध्यपाषाण काल के लास्ट में या नवपाषाण काल के प्रारंभ में यूज़ करना आया था इन लोगों को। ठीक है, लेकिन खोज इसकी पुरापाषाण काल में ही हो गई थी। और नवपाषाण काल में किस किस चीज़ की खोज की गई, तो वो भी याद रखना, पूछ सकता है कि पहिए की खोज जो है वो नवपाषाण काल में की गई, आग का प्रयोग करना नवपाषाण काल में आया, कृषि की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में, और स्थायी निवास की प्रवृत्ति। ठीक है, इस समय जब इंसान था वो स्थायी रूप से रहना उसने स्टार्ट किया था, इससे पहले वो घूमता रहता था इधर से उधर। ठीक है, घुमंतु लोग थे, लेकिन इस समय क्या हुआ कि उसने स्थायी रूप से रहना शुरू किया था किसी एक जगह पर। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में मिले हैं। किस जगह पर, तो कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद में स्थित है। तो सबसे पहले, जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं अब, तो प्रयागराज में कोल्डी हवा एक जगह है, वहाँ पर चावल की खेती की सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। ठीक है, ये हम कह सकते हैं सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले चावल की खेती के, तो कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद में स्थित है वहाँ पर मिले हैं चावल की खेती की सर्वप्रथम साक्ष्य। और क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों ही काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों को ही जो साक्ष्य हैं, ठीक है, वो कहाँ पर मिले, किस जगह स्थान पर, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, तीनों को ही साक्ष्य मिले, तो बेलन घाटी इलाहाबाद में। ठीक है, बेलन घाटी है इलाहाबाद में, तीनों के ही साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर, तो बेलन घाटी इलाहाबाद में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयोग की गई, तो तांबा धातु थी जो सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग की थी। ठीक है, लोहा नहीं है, तांबा है। ठीक है, सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु प्रयोग की, तो तांबा। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे हम लोग सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, याद रखना। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर देखा जाए कितने किलोमीटर फैला था, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जाएंगे तो ये फैला है 1400 किलोमीटर में। अगर हम देखें कि पूर्व से पश्चिम की ओर कितना इसका एरिया है, तो ये है टोटल 1600 किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखना। दूसरा है कि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, तो सबसे उत्तरी स्थान की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित था मांडा। ठीक है, जो कि सबसे उत्तरी भाग था। और अगर दक्षिण की बात करें तो सबसे दक्षिण में था महाराष्ट्र का दायमाबाद। महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती थी और जो सबसे दक्षिणी भाग था। अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि मेरठ में स्थित है। आज का समय का जो मेरठ है वहाँ पर आलमगीरपुर स्थित था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है। और सबसे पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें तो सुतका गेंडेर जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, सुतका गेंडेर जो कि सबसे पश्चिमी भाग था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम याद करें इन चीज़ों को। तो एक ट्रिक थी इसकी कि लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया, तो वो रोस में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो गई कि कौन कौन से स्थान थे, किस किस नदी के किनारे पे वो बसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोथल, तो लोभी मोसी लिखा है तो लोभी से क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। तो जो लोथल स्थान है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें हम तो लोभी मौसी है, तो मौसी से क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। फिर है का हरा कंगा, तो हरा से हो जाएगा हा से हड़प्पा और रा से हो जाएगा रावी नदी। जो हड़प्पा स्थान है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर आया कंगा, तो का से हो जाएगा कालीबंगा और घा से हो जाएगा घग्गर। ठीक है, जो कालीबंगा स्थान है वो घग्गर नदी पर स्थित है। उसके बाद हो जाएगा रमा ने ले लिया, तो रंगपुर हो जाएगा रा से और माँ से हो जाएगा मादर नदी। ठीक है, याद रखना रंगपुर जो स्थान है वो मादर नदी के किनारे स्थित था। तो वो रोस में आ गई, रोस से हो जाएगा आपका, रोस से रोपड़ और सा से हो जाएगा सतलज। जो रोपड़ नदी थी वो सतलज, जो रोपड़ स्थान था वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। रोस में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो जो बस है, बस में हो जाएगा आपका बनवाली और एस से हो जाएगा आपका सा से सरस्वती नदी। जो बनवाली स्थान है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतने काफ़ी हो जाएंगे स्थान। याद रखना लोथल नदी जो है, जो लोथल स्थान है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपड़ सतलज नदी, बनवाली सरस्वती नदी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, और रंगपुर मादर नदी के किनारे है। और सुतके गेंडेर की अगर हम बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। चंदहूड़ो की बात करें हम तो ये सिंधु नदी के ही किनारे स्थित है। और आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित था ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इनके कभी कभी खोजकर्ता के भी नाम पूछ लिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो के याद रखना, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
ठीक है, जिन्हें आर डी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना। और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। 1921 में सबसे पहले किसने खोज की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। इनके एक साल बाद किसने कर दी, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। ठीक है, कालीबंगा जो आज के समय का राजस्थान है, उससे पहले कालीबंगा कहते थे, तो कालीबंगा की खोज की थी ए घोष ने। अगर हम बात करते हैं रोपड़ की खोज, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब के एरिया में ये आ जाता है, इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रख लेना। अब हम कुछ नदियों के जो प्राचीन नाम थे उनकी बात कर लेते हैं, और जो आधुनिक नाम है उनकी बात कर लेते हैं। जो सतलज नदी है आज की, उसे पहले शत्रुदी नदी के नाम से जाना जाता था। जो चिनाव नदी है आज की, उसे अस्कनी कहा जाता था। ब्यास नदी को बिपाशा कहते थे हम। गोमती नदी को गोमल, मतलब आज के समय में गोमल, और पहले इसे गोमती कहते थे। ठीक है, सिंधु नदी को सिंधु ही कहते थे। रावी नदी को पुरुषिनी कहते थे। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि रावी नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पुरुषिनी नदी के नाम से इसे जाना जाता था। झेलम नदी को बित्सता कहते थे। काबुल नदी को कुंभा कहते थे। ठीक है, इतने याद कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सतलज नदी को शत्रुदी, चिनाव को अस्कनी, ब्यास को बिपाशा, गोमल को गोमती, सिंधु को सिंधु, रावी को पुरुषिनी, और झेलम को बितस्ता, और काबुल को कुंभा। ठीक है, ये प्राचीन नाम है नदियों के। अब याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसे दो भागों में बांटा गया था। मतलब इसमें जो घर बने हुए थे या जो नगर थे, उन्हें दो भागों में बांटा था, बड़े नगर और छोटे नगर। ठीक है, जो बड़े नगर थे वो मोस्टली क्या थे, वो पश्चिमी हिस्से में बने हुए थे, और जो छोटे नगर थे वो पूर्वी हिस्से में बने हुए थे। या हम कह सकते हैं जो राजा वगैरह थे या जो पुरोहित वगैरह थे वो बड़े इलाकों में रहते थे, तो वो पश्चिमी इलाकों में रहते थे, और बाकी जो सामान्य जनसंख्या थी, जो सामान्य लोग थे, वो पूर्वी साइड में रहते थे। ठीक है, और क्या है कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो हड़प्पा नगर है वो गुजरात में खोजे गए। मतलब हड़प्पा के जो नगर हैं, हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए स्वतंत्रता के बाद, तो वो कहाँ खोजे गए हैं, तो वो खोजे गए हैं आपके गुजरात में। जो यहाँ का भारत का गुजरात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खोजे गए हैं हड़प्पा के नगर। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता से पहले कितने हड़प्पा के नगर खोजे गए थे, तो 40 संख्या का नाम है, 40 खोजे गए थे। और अभी प्रेजेंट में कितने हैं, तो 1400 हैं लगभग। ठीक है, कि खोजे जा चुके हैं हड़प्पा के नगर। लोथल और सुरकोटदा का नाम याद रखना, ये दोनों ही सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल क्या था, बंदरगाह था, और सुरकोटदा क्या था, वो भी बंदरगाह था। तीसरा पॉइंट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें यूज़ होती थी, ठीक है, जो ईंट वगैरह यूज़ होती थी मकान वकान बनाने में, उनका जो अनुपात था वो था 4:2:1। ठीक है, कितना था, तो 4:2:1। मतलब लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी इनकी। ठीक है, अब क्या कि हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले पशुओं में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया, तो सबसे ज़्यादा बैल वगैरह पाए गए, भैंस वगैरह पाए गए, भैंसा, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, ये सारे पाए गए। लेकिन सबसे कम किसके साक्ष्य मिले, तो घोड़े के साक्ष्य बहुत कम मिले हड़प्पा सभ्यता में, याद रखना। कृषि की अगर हम बात करें तो वो चावल भी उपजाते थे, जौ है, गेहूँ है, कपास है, ये सारी चीज़ें उपजाते थे। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा। स्वास्थ्य चिन्ह की अगर बात करें कि किस जगह पे स्वास्थ्य चिन्ह का अवशेष मिला है, तो वो मिला है आपका हड़प्पा से। तराजू के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं, याद रख लेना। तांबे की इक्का गाड़ी आपकी हड़प्पा से मिली है। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी के जो अवशेष है वो हड़प्पा से मिले हैं। स्वास्थ्य चिन्ह कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। तराजू के जो अवशेष हैं वो लोथल से मिले हैं। हड्डी से बने आभूषण जो हैं वो आपके महदहा में मिले हैं। महदहा जो आज के समय का प्रतापगढ़ जिला है, इससे पहले महदहा के नाम से जाना जाता था, और यहीं पर हड़प्पा जो हड्डी से बने जो आभूषण थे वो मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य अगर देखें तो सबसे पहले कालीबंगा से प्राप्त हुए, जो कि आज के समय का राजस्थान है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की अगर हम बात करें तो वो अन्नागार थी, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो क्या थी, तो अन्नागार थी। ठीक है, स्नानागार नहीं थी, अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार के भी साक्ष्य मिले, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऐसा छोड़िए तो नहीं पूछा जाएगा। अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए, याद रखना। अग्निकुंड जो कि हवन पूजा वगैरह होती थी, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से मिले हैं। और है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें एक पुरुष समाधि की अवस्था में बैठा हुआ है, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है। पशुपतिनाथ के चारों ओर कौन कौन से जानवर के चित्र बने हुए हैं ये पूछा जाता है, तो याद रखना कि चार तरफ 4 जानवर हैं। एक है हाथी, एक है गेंडा, फिर है चीता और भैंसा। ठीक है, चारों के नाम याद रखना कौन कौन से हैं, तो हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। ठीक है, हो सकता है कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए शेर दे दे, तो याद रखना हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा है। ठीक है, पशुपतिनाथ के चारों ओर ये 4 जानवर बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, कांस्य की मूर्ति है, याद रखना। कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सबसे ज़्यादा मोहरें अगर देखें तो एक श्रृंगी बैल की मिली हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि ये इनका सबसे फेवरेट पशु था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर मनका बनाने वाला कारखाने की बात करें तो वो चंदहूड़ों से प्राप्त हुआ है, और कुछ अवशेष लोथल में भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चंदहूड़ो जो आज के समय का जो गुजरात है वहाँ के आसपास हिस्सा है ये। ठीक है, तो याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता में जो मनका बनाने वाला कारखाना मिला है वो चंदहूड़ों से मिला है। ठीक है, चंदहूड़ों से मिला है, और कुछ अवशेष इसके लोथल में भी मिले। अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्र के माध्यम से चीज़ों को बताते थे।
इसे कीलाक्षर लिपि भी कहते हैं। और याद रखना कि सुरकोटदा नामक जो स्थान था, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। क्वेश्चन ये पूछेगा कि घोड़े के अस्थि पंजर कौन से स्थान से मिले, तो सुरकोटदा से मिले। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो मात्र सत्तात्मक थी, मतलब माता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी पिता के मुकाबले। और मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया गया था, ठीक है, यूज़ किया गया था, वो कौन सा था, तो जौ। ठीक है, सबसे पहले जौ उगाया गया था या जौ का यूज़ किया गया था। और याद रखना कि ये सबसे ज़्यादा किसे पूछते थे, तो ये प्रकृति की जो चीज़ें होती, प्राकृतिक चीज़ें जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इन्हें पूछते थे। और सबसे ज़्यादा किसे पूछते थे, तो धरती माता को, जिससे ये लोग उर्वरा की देवी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। सूत्री वस्त्रों को ज़्यादातर ये पहना करते थे, ऊनी वस्त्रों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे। और याद रखना मोहनजोदड़ो जो है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। और हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। ठीक है, याद रखना कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका आकार अगर पूछा है तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, आप खुद ही देखिए, मेरठ से लेकर अब पश्चिम तक जा रहा है, सुतका गेंडेर तक, उसका दक्षिण मारा है, तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। और गड्ढे बनाकर उसमें रहने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिले हैं, जिसे हम लोग गर्तवास कहते हैं। तो इसके जो साक्ष्य हैं वो बुर्ज होम में मिले हैं। ठीक है, जो कि नवपाषाण काल का ही टाइम पीरियड था। उसमें बुर्ज होम जो जगह है, जो कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर गड्ढे को घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो याद रखना जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगर वगैरह पूरी तरीके से प्रॉपर बने हुए थे, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और अगर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के जो टीले थे उनकी तरफ ध्यान किसका आकर्षित हुआ था, तो चार्ल्स मैसन जो थे उनका 1826 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के जो टीले थे उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ था। 1826 में चार्ल्स मैसन, नाम याद रखना इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे। जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन मार्शल। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। तो जॉन मार्शल क्या थे उस समय, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो अवशेष हैं या सबसे ज़्यादा टीले हैं कहाँ पर खोजे गए हैं, तो वो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, गुजरात का नाम आएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। याद रखना कि आलमगीरपुर की जो खोज है वो किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा जो थे इन्होंने दो जगह की खोज की थी, एक आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित था, और दूसरा था आपका रोपण जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो रोपण और आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और चन्हूदड़ो की खोज की थी जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने। ठीक है, एन.जी. मजूमदार ने किसकी थी, चन्हूदड़ो की खोज। ठीक है, और सुतका गेंडेर जो कि दास नदी के किनारे स्थित था, इसकी खोज की थी आर.एल. स्टाइल ने। आर.एल. स्टाइल ने की थी सुतका गेंडेर की खोज। ठीक है, 3 जगह हो गई। मनका बनाने वाले कारखाना कहाँ मिला, तो चन्हूदड़ो मिला। अग्निकुंड के सबसे अवशेष कहाँ मिले, तो वो मिले आपके कालीबंगा में। कांसे की जो नतकी की मूर्ति थी वो कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो में मिली। जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले, तो कालीबंगा में मिले। हड्डी से बने आभूषण कहाँ मिले, तो महदहा जो कि प्रतापगढ़ जिला है आज का, वहाँ से प्राप्त हुए। हड्डी से बने आभूषण मैंने बताई दिए। तराजू के जो अवशेष थे वो लोथल से प्राप्त हुए। ईंटों का अनुपात कितना था, 4:2:1 था। पहली फसल कौन सी थी, तो जौ थी। ठीक है, स्वास्थ्य चिन्ह और तांबे की इक्का गाड़ी जो थी वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। देखा, इतना टफ नहीं है, आसान है। आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो अच्छे से आपको याद हो जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, बस रिवीजन की ज़रूरत है। याद रखना जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें सबसे ऊपरी हिस्सा था मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था। दक्षिण में था दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित था। पूर्वी भाग की बात करें तो आलमगीरपुर था जो कि मेरठ में स्थित था। और पश्चिमी भाग की बात करें तो सुतका गेंडेर, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान की सीमा में आ जाता है, तो वहाँ पर स्थित था। तो ये 4 जगह हो गई। ऊपर से नीचे तक की अगर दूरी देखें तो टोटल थी 1400 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अगर पूरब से पश्चिम तक की पूरी दूरी देखें तो ये थी आपकी 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई होगी आपको। लोथल जो था वो आपका कहाँ था, भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। रोपण जो था वो सतलज नदी के किनारे। बनवाली जो था वो सरस्वती नदी के किनारे। और रंगपुर था आपका मादर नदी के किनारे। सुतका गेंडेर दास्क नदी, चन्हूदड़ो सिंधु नदी और आलमगीरपुर हिंडन नदी। ठीक है, ये याद हो गया आपको। इतिहास मैंने बताया कि 3 भागों में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन लिखित जो साक्ष्य थे वो उपलब्ध नहीं थे।
और आधे ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन लिखित साक्ष्यों को हमने पढ़ नहीं पाया था। ठीक है, कोई टेक्निक नहीं आई थी जिससे हम लिखित साक्ष्य को पढ़ पाएँ। और फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल, जिसमें दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध थे और दोनों को ही हमने पढ़ लिया था, जिसमें अशोक के टाइम पीरियड का चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और आधे ऐतिहासिक काल की बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल जिसमें हमने क्या था कि दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन हम लिखित वाले को पढ़ नहीं पाए थे। इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आ जाता है कि हड़प्पा की जो चीज़ें थी हम नहीं पढ़ पाए थे, उन चीज़ों को अभी तक नहीं पढ़ पाए ज़्यादा। ठीक है, और प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध थे। सॉरी, उसमें प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो तो उपलब्ध थे, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि लोगों को लिखना ही नहीं आता था, वो चित्र बनाते रहते थे गुफा वगैरह में, आदिवासी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। फिर मैंने बताया कि पुरापाषाण काल में जो मानव थे उनकी जीविका का प्रमुख आधार क्या था, तो वो शिकार करना था। फिर उसके बाद मध्यपाषाण काल आया, इसमें जो जीविका का प्रमुख आधार था वो था आपका शिकार और पशुपालन। और फिर नवपाषाण काल आया, इसमें शिकार भी था, पशुपालन भी था, और क्या था, तो कृषि था। ठीक है, 3 चीज़ें हो जाती हैं। और फिर भारत में सबसे पहले 1863 में पुरापाषाण पत्थर की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ठीक है, याद रखना कि और कौन सा स्थान था जहाँ पर मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था, तो बुर्ज होम जगह थी। ठीक है, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित थी, और यहीं पर गड्ढे को घर बनाकर रहते थे लोग, जिसे हम लोग गर्तवास कहते हैं। ये भी कहाँ पर मिले अवशेष, तो बुर्ज होम में ही मिले हैं। ठीक है, संदाबो गुफा कहाँ की है, तो ये पाकिस्तान की है, जहाँ पर मध्यपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 जगह थी, चुपानी मांडो और क्या था, दमदमा, दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर किस काल के अवशेष मिले हैं, तो मध्यपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चिरांद एक जगह है बिहार में, जो कि नवपाषाण काल के यहाँ पर औजार वगैरह मिले हैं। नवपाषाण काल के समय के जो औजार थे वो कहाँ पे मिले हैं, तो चिरांद में मिले हैं। और चिरांद कहाँ का स्थान है, तो बिहार का स्थान है। ठीक है, बिहार में एक जगह है चिरांद, वहाँ पर नवपाषाण काल के औजार वगैरह मिले हैं, याद कर लेना इस चीज़ के। चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, तो कोल्डी हवा इलाहाबाद में मिले हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं नवपाषाण काल के समय का ये स्थान है जहाँ पर चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे, कोल्डी हवा इलाहाबाद में। मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई, तो तांबा यूज की गई थी। और पाषाण काल के तीनों चरणों के साक्ष्य कहाँ पर मिले, जिसमें तीनों ही काल आ जाते हैं, तो बेलन घाटी इलाहाबाद में तीनों ही चरणों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और व्यवस्थित खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग व्यवस्थित रूप से खेती करना सीख गए थे, तो उसके साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, तो सिंधु घाटी के साथ साथ जो पहले का टाइम पीरियड था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैट के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर तो कोई मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बनना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, चाहे तो नोट्स भी बना लेना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के साथ साथ जो भी और नेक्स्ट चीज़ होगी उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे उसी वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।